गुड मॉर्निंग बेटा। वंदे मातरम। आज आप लोगों को लेसन नंबर 10 अंदाजपत्र। तो अंदाजपत्र के बारे में आपको आज पढ़ना है। अंदाजपत्र क्या होता है, अंदाजपत्र का अर्थ, अंदाजपत्र का अर्थ। अब बेटा अंदाजपत्र, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे और आपको पढ़ना है अंदाजपत्र के प्रकार, संतुलित अंदाजपत्र और असंतुलित अंदाजपत्र। इस लेसन में आपको बस इतना ही पढ़ना है बेटा, इतनी पॉइंट आपको पढ़ना है। अंदाज प्रस्तावना तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसके पढ़ेंगे बेटा अंदाजपत्र का अर्थ। दूसरी अगली पॉइंट है आपका अंदाजपत्र के प्रकार, संतुलित अंदाजपत्र। संतुलित अंदाजपत्र में 2 पॉइंट है, संतुलित अंदाजपत्र के लाभ, संतुलित अंदाजपत्र से हानि, और अगली पॉइंट है असंतुलित अंदाजपत्र, घाटे का अंदाजपत्र और बचत का अंदाजपत्र। बस इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना है। तो अब हम आपको अंदाजपत्र बताते हैं। अंदाज क्या होता है? किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए बेटा एक आपको आयोजन करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है। किसी चीज़ को शुरू करने के लिए हमको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हम इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं तो क्या होगा। एक अंदाज, आय और व्यय, इतना अगर हम व्यय कर रहे हैं तो इतना आय आनी चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए। कोई दुकान हम खोलने जा रहे हैं तो उस दुकान में जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो उसके पैसे इतने आ जाने चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अंदाजपत्र कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, जो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो संतुलित अगर रहता है, आय कितना होगा, खर्च कितना हो, इसको अंदाज़ा लगाया जाता है। कोई भी परिवार हो या कोई सरकार हो, हर समय अपने अंदाजे लगाती है, अंदाज़ा लगाती है, इसलिए बजट प्रस्तुत होता है। इसी को बजट बोला जाता है बेटा, इसी को बजट बोलते हैं, बजट या अंदाजपत्र। बजट भी एक प्रकार का अंदाजपत्र ही कहा जाता है। हमारा देश कैसा है बेटा, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा देश कैसा है? मिश्र अर्थतंत्र वाला देश है। तो यहाँ के आर्थिक प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरकार की आर्थिक प्रवृत्ति कैसी है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश के विकास हेतु आवश्यक ढांचा उपलब्ध करवाने की जवाबदारी सरकार की होती है कि यहाँ की ढांचागत व्यवस्थाएं कैसी हों, आरोग्य की व्यवस्थाएं कैसी हों, स्वास्थ्य की जैसे होता है स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हों। शिक्षा के साथ इसकी जवाबदारी होनी चाहिए सरकार की। आयोग या नीति आयोग की रचना करके योजनाबद्ध आर्थिक विकास शुरू किया जाना चाहिए, तो कहा जा सकता है कि किसी देश का अंदाज अच्छा होगा। आज के आर्थिक युग में मुद्रा आधारित अर्थतंत्र में कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जिसका खर्च ना हो। हम सुबह से चालू करते हैं, सुबह एक उठते हैं जिस दिन से उस दिन से खर्च करना ही चालू कर देते हैं, उसी समय से खर्च करना चालू कर देते हैं। खर्च करने के बाद हम पूरे दिन खर्च करते हैं, लेकिन काम करने के लिए अगर जाते हैं बेटा तो उसमें हम आय प्राप्त करते हैं। हाँ, इतना अवश्य कि अगर कोई एक व्यक्ति भुगतान नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति भुगतान करता है। जैसे आप अगर भुगतान नहीं कर रहे हैं, आप उस दिन भुगतान नहीं कर रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कोई और आपके परिवार का सदस्य कोई और ही खर्चा तो कर रहा है ना, कोई कर रहा है। और खर्च को करने के लिए उसे आय प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। खर्च हो रहा है तो आय भी तो आनी चाहिए। अगर आय नहीं आ रही है, इनकम नहीं आ रहा है, तो खर्च कहाँ से होगा? इसको ध्यान में रखना, यही अंदाज है। इसी को अंदाजपत्र के रूप में जाना, आय और खर्च।
आय जो आ रही है इस पर खर्च किया जाना है। ऐसा नहीं हो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो। अगर आमदनी कम है, आय कम है, खर्च ज़्यादा है तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको खर्च ऐसे ही करना चाहिए कि अंदाज़ा लगा के खर्च करना चाहिए, जिससे हमारा अर्थतंत्र अच्छे से चल सके। बेटा, इस लोकशाही शासनकाल में सरकार कोई भी कार्य प्रजा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की मंजूरी के बिना नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को चुनने वाला कौन होता है? प्रजा होती है, क्योंकि प्रजातंत्र है। क्योंकि इसके लिए आय प्राप्त करना और खर्च प्राप्त करने हेतु उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रजा की परिस्थिति, प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा अर्थात संसद, जो प्रजा के द्वारा चुनी जाती है उसे संसद कहते हैं। सरकार को भी इस संसद के पास आय और खर्च की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। किसके पास? संसद को। आगामी वर्ष हेतु, अब देखो यही परिभाषा मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आगामी वर्ष हेतु सरकार सार्वजनिक खर्च और आय प्राप्त करने के लिए संसद के समक्ष अंदाजित खर्च और आय का प्रस्ताव रखती है, उसे अंदाज पत्र कहते हैं। बेटा, आपका मैं बता रहा हूँ परिभाषा कहाँ से होगी इसकी। आगामी वर्ष हेतु आय प्राप्त करने के लिए संसद के समक्ष अंदाजित खर्च और आय का प्रस्ताव रखती है, उसे अंदाज पत्र कहते हैं। फिर से बताता हूँ आपको, आगामी वर्ष के दौरान मतलब आने वाले समय के दौरान सरकार सार्वजनिक खर्च और आय प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक खर्च किसे कहते हैं बेटा? सार्वजनिक खर्च अर्थात सरकार जनता के ऊपर किया जाने वाले खर्च। तो इस प्रकार संसद के पास समक्ष अंदाजित खर्च और आय प्रस्ताव रखती है, उसे अंदाज पत्र कहते हैं। किसके समक्ष? संसद के समक्ष। संसद क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, जो मंत्री लोग होते हैं, विधायक लोग होते हैं संसद के पास। तो भारत की सत्ता 3 स्तरों में विभाजित है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरा होता है स्थानीय स्वराज की संस्थाएं। तो भारत की सत्ता 3 स्तरों में विभाजित है, इसको याद रखना 1 नंबर के सवाल के लिए। भारत की सत्ता कितने में है? 3 स्तरों में विभाजित है। भारत की सत्ता 3 स्तरों में विभाजित है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अगली पॉइंट होती है बेटा स्थानीय स्वराज की संस्थाएं। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में किसका समावेश होता है बेटा? स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तीनों संस्थाएं विविध प्रवृत्तियों पर खर्च भी करती हैं और इस खर्च को पूरा करने के लिए आय भी प्राप्त करती हैं। तीनों संस्थाएं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हों, तीनों संस्थाएं जो होती हैं विविध प्रवृत्तियों पर खर्च भी करती हैं और खर्च को पूरा करने के लिए आय भी प्राप्त करती हैं। इसलिए इन तीनों संस्थाओं के बजट की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच उनके किए जाने वाले कार्य और प्राप्त होने वाले आय के साधनों का बंटवारा किया जाता है, जिसे समन्वय व्यवस्था कहते हैं। समन्वय व्यवस्था क्या है बेटा? फिर से देख लो, संविधान में केंद्र और राज्य सरकार, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच उनके किए जाने वाले कार्य और प्राप्त होने वाले आय के साधनों का बंटवारा किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? समन्वय व्यवस्था। मतलब सामंजस्य से काम करना, ये होता है आपका सामंजस्य व्यवस्था, इसे समन्वय व्यवस्था कहते हैं। मिलजुल कर काम करना अर्थात कह सकते हैं। कोई भी संविधान में समन्वय व्यवस्था में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वराज की संस्थाएं के करने हेतु कार्य और उसके लिए आर्थिक साधनों का विकास किया गया है, वितरण किया गया है, जिसमें केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्य
राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य और स्थानीय स्वराज के द्वारा किए जाने वाले कार्य बताए गए हैं। संविधान में समन्वय व्यवस्था समन्वय किसको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार कौन सा कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन सा कार्य करेगी, और स्थानीय स्वराज की संस्थाएं द्वारा कौन सा कार्य बताए गए हैं। देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। देश का सबसे ज़्यादा कार्य किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को कौन कौन से कार्यों को समावेश किया जाना है? अब देखो बेटा, केंद्र सरकार को संरक्षण, उदाहरण रूप में संरक्षण, रेलवे, जनगणना इत्यादि, क्या क्या? संरक्षण, रेलवे, जनगणना इत्यादि। तथा राज्य सरकार का, उसी में राज्य सरकार का बता रहा हूँ, राज्य सरकार का बेटा, राज्य सरकार के कौन कौन से कार्य दिए गए हैं? राज्य सरकार को सीधे प्रजा को प्रभावित करने वाले कार्य सौंपे गए हैं, जैसे शिक्षा, कानून, व्यवस्था। क्या क्या है उसके? शिक्षा, कानून और व्यवस्था। राज्य सरकार के लिए शिक्षा, कानून, व्यवस्था इत्यादि। जबकि स्थानीय स्वराज की संस्थाओं महत्व वाली और प्राथमिक सेवाएं दी गई हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, सफाई, ड्रेनेज, पानी। स्ट्रीट लाइट, रोड की लाइट की व्यवस्था उसको करना है, सफाई की व्यवस्था उसको करना है, ड्रेनेज की व्यवस्था उसको करना है, और पानी की व्यवस्था भी स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को करना है। इस प्रकार से आप लोग को जो ऐसी जानकारी प्राप्त करना है, ऐसा तीनों के बारे में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं। एक बार सभी बताते रहा हूँ बेटा कि केंद्र सरकार के लिए कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं? संरक्षण, सुरक्षा, रेलवे और जनगणना, ये आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। राज्य सरकार को सीधे प्रजा को प्रभावित करने वाले कार्य सौंपे गए हैं, जैसे शिक्षा, कानून, व्यवस्था, ये है राज्य सरकार के लिए। जबकि स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के लिए महत्व और प्राथमिक सेवाएं सौंपी गई हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, रोड की लाइट की व्यवस्था करना, सफाई का काम करवाना, गंदगी नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज की काम, पानी जो गंदा पानी जा रहा है उसको व्यवस्था करवाना, और अगला है उनको एक और दिया गया है पानी की व्यवस्था। सरकार तथा संस्थाएं खुद को सौंपे गए कार्य को करने के लिए खर्च करती हैं और इस खर्च को पूरा करने के लिए आय प्राप्त करती है, और उस सत्ता के द्वारा खर्च और आय का जो अंदाज पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसी को बोला जाता है अंदाज पत्र। तो खर्च और आय को अंदाज प्रस्तुत किया जाता है इसी सत्ता के द्वारा खर्च और आय का जो अंदाज पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसी को अंदाज पत्र कहते हैं बेटा, अंदाज पत्र। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, खाली अंदाज पत्र का अर्थ विस्तार से बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को बता रहा हूँ केवल अंदाज पत्र क्या होता है, अंदाज पत्र का अर्थ क्या है। सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले खर्च और आय के अंदाज को अंदाज पत्र कहा जाता है। सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष माने आने वाले समय के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले खर्च और आय के अंदाज को, मेन क्या है इसमें, आय और खर्च और आय के अंदाज को अंदाज पत्र कहा जाता है। ये अंदाज पत्र की परिभाषा। तो अंदाज पत्र की परिभाषा, आपका अंदाज पत्र के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अंदाज पत्र के अर्थ की जानकारी अगले वीडियो में अब बताया जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। अब अगले वीडियो में, कल वाले में, आपको और विस्तार से और अच्छे से आप लोगों को अंदाज पत्र बताएंगे, अंदाज पत्र का अर्थ फिर से बताएंगे। ये तो इंट्रोडक्शन रहा, अब अंदाज पत्र आपको कल फिर से बताया जाएगा। अंदाज पत्र का अर्थ क्या होता है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ समाप्त करते हैं हम। आप लोगों को धन्यवाद।